तो ये है लेक्चर 21 दैट इज़ इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले ये जो है लेक्चर 10 जो था, जो डबली फेड इंडक्शन जनरेटर था, उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट इसका है। ठीक है, डबली फेड इंडक्शन जनरेटर जो था उसको अगर लेक्चर 10 अगर देखें तो लेक्चर 10 क्या था, ये पुराने वाले कॉपी में है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें हमने तुम्हारा सब सिंक्रोनस और सुपर सिंक्रोनस पे बात किया था। सब सिंक्रोनस में क्या था कि F1 था 60 हर्ट्ज़, F2 था 14 हर्ट्ज़। ठीक ना, तो इसमें क्या सीन था कि चूँकि F2 मतलब रोटर में एक तो फ्रीक्वेंसी दिए हुए थे, जिसके कारण क्या था कि रोटर के पास अपना एक तो फ्लक्स था जो कि ऑलरेडी 400 RPM पे घूम रहा था। तो हमने क्या किया था, उसको प्राइम मूवर के द्वारा 1300 RPM दे दिया था, दैट इज़ 1380, जिसके कारण क्या हुआ था, मैग्नेटिक लॉकिंग हो रहा था। ठीक है, और कंटिन्यूस रोटेशन कर रहा था। ठीक है, अब वही सीन यहाँ पे आ जाओ, उसके आगे अब हमें पढ़ना है। अब सपोज़ करो 1380 से RPM हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो जब RPM हमने बढ़ा दिया दैट इज़ 14 या 1500 कर दिया, तब होगा क्या कि रोटर का जो फ्लक्स था, रोटर के जो पोल्स थे वो स्टेटर के पोल्स से आगे हो गए। तो अब ये जनरेटिंग मोड में चला गया। ठीक ना, तो ऐसे ही जो है तुम्हें जनरेटर पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें मतलब लेक्चर 10 में क्या था, डबली फेड था, मतलब रोटर साइड हमने सप्लाई दे रखा था 14 हर्ट्ज़ का। लेकिन इस वाले चैप्टर में क्या है कि ये इंडिविजुअल जनरेटर है। ठीक है, इसमें रोटर साइड कोई फीडिंग नहीं किया गया है, सिर्फ सप्लाई साइड से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, ये देखो ये वाला और ये वाला पेज जो है पूरा पुराने लेक्चर का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये NR ग्रेटर देन NS, अच्छा ये तो आगे भी है। अब देखो यहाँ से लेक्चर 21 स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है कि 2 पोल 50 हर्ट्ज़ 3 फेज का कोई मशीन हमने कंसिडर कर लिया है, और इस मशीन को पहले हम मोटरिंग मोड में चलाएंगे और उसी मोटरिंग मोड को हम लोग जनरेटिंग मोड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो मोटरिंग मोड से जनरेटिंग मोड करने का बस एक तरीका है कि NR बढ़ा दो, दैट इज़ रोटर का स्पीड बढ़ा दो, वो जनरेटिंग मोड में चला जाएगा। ठीक है, पहले मोटरिंग मोड पढ़ते हैं। मोटरिंग मोड में क्या होता है, देखो ये तुम्हारा स्टेटर का फ्लक्स है। अब देखो स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दिए, एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर स्टेटर में गया। ठीक है, स्टेटर का रोटेटिंग फ्लक्स बना, ये नॉर्थ है ये साउथ है, 2 पोल का तुम्हारा स्टेटर है, और ये जिस स्पीड से रोटेट करेगा उसको NS बोलेंगे। ठीक है, ब्लैक पेन कहाँ गया, ठीक है, NS RPM। ठीक है, तो NS कितना है, 3000। ठीक है, अब इस NS के कारण क्या होगा, रोटर कॉइल्स पे फ्लक्स कटिंग होगा, जिसके कारण इस पे एक इसके वायर पे पोलैरिटी इंड्यूस होगा। ठीक है, पोलैरिटी का पता कैसे लगाएंगे, तो देखो फ्लक्स तुम्हारा इस साइड जा रहा है तो फ्लक्स को रोक दो, रोटर को इस साइड कर दो। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि मोटरिंग मोड है तो NS मैक्सिमम होगा NR से, समझे। तो कहने का मतलब जो ज़्यादा होता है वो कट करेगा रोटर को, क्यों, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है। ठीक ना, तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना है, फ्लक्स को रोक देना है, रोटर को अपोजिट घुमा देना है। ठीक है, तो रोटर को ऐसे घुमा दिए, नॉर्थ को अपने पाम पे लेना है, तो समझ लो नॉर्थ ऊपर है, ऐसे हो गया, नॉर्थ मेरे इनर पाम में आ गया, 4 उंगली किधर है, मेरे तरफ टुवर्ड्स फेस मतलब आउट, तो आउट मतलब डॉट। ठीक है, तो ऐसे पोल्स पता चल गए। अब इस डॉट के अकॉर्डिंग हमें फ्लक्स का डायरेक्शन पता करना है, तो इसको ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब ऐसे अंदर जा रहा है, मतलब रोटर बाहर से दिखता है तो बाहर से इधर से निकल रहा है, तो नॉर्थ साउथ बन गया। ठीक है, नॉर्थ साउथ बन गया, तो अब देखो नॉर्थ इसका रोटर का नॉर्थ इधर है, स्टेटर का साउथ इधर है, तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन इधर होगा। कहने का मतलब अट्रैक्शन टॉर्क और रोटर का स्पीड दोनों इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में NS है उसी डायरेक्शन में NR भी है, टॉर्क भी है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा मोटरिंग मोड में। ठीक है, अब क्या किया हमने कि वो जो मोटरिंग मोड हो रहा था, ठीक है, उसमें हमने लोड को हटाया। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोड है, लोड को हटाया और प्राइम मूवर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, प्राइम मूवर कनेक्ट कर दिया तो क्या किया कि प्राइम मूवर से हमने क्या किया, 3600 का RPM दे दिया। ठीक है, NS कितना था, 3000, ये दे दिया 3600। अब NS ग्रेटर दैन NR हो गया है। ठीक ना,
तो कहने का मतलब रोटर का जो फ्लक्स है, रोटर का जो रोटेशन है वो एन आर है ग्रेटर दैन एन एस। तो अब कौन किसको कट करेगा, तो रोटर कट करेगा स्टेटर को। तो यहाँ पे करंट इंड्यूस करने का फिनोमेना अलग होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो तुम क्या करते थे, यहाँ देखो 3 फेज सप्लाई स्टेटर में दिया हुआ है, ठीक ना। इसका जो ये है ये एन एस रफ्तार से घूम रहा है, ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। और एन आर का स्पीड ज़्यादा है तो एन आर इसको कट करेगा। अब फ्लक्स कैसे इंड्यूस होगा, तो देखो कंडक्टर जो है तुम्हारा एन आर ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने प्राइम मूवर से इसको रोटेट करवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे रोटर का जो डायरेक्शन होगा उसी को हमने अपने थंब पे लेना है। मतलब यहाँ पे ये नहीं करना है कि फ्लक्स इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो रोटर को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दो, वो यहाँ पे नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनआर का स्पीड ज़्यादा है और ये कट करेगा एनएस को, मतलब ये बड़ा है, ठीक ना। तो रोटर का जो डायरेक्शन है, ठीक है, तो रोटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। नॉर्थ मेरे इधर पड़ रहा है तो ये अंदर जाती है, अंदर जा रहा है मतलब अवे फ्रॉम फेस, मतलब गोइंग इन साइड, मतलब क्रॉस, ठीक है, क्रॉस डॉट। तो इसका नॉर्थ इधर बना, साउथ इधर बना। देखो नॉर्थ इधर है तो साउथ इधर, कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इधर लगेगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इधर लगेगा, जबकि रोटर का रोटेशन इधर है। कहने का मतलब रोटर का रोटेशन और टॉर्क का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ठीक ना। तो जब ऐसा कंडीशन होता है कि रोटर और टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन हो जाते हैं तो वो जनरेटिंग मोड हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो है जनरेटिंग मोड में चला गया, ठीक है। अब पावर डिलीवरी कैसे होगा, तो देखो प्राइम मूवर जो है, प्राइम मूवर का पावर रोटर में गया और रोटर्स के कॉइल्स में थ्रू ईएमएफ इंडक्शन स्टेटर के कॉइल में गया और फिर सप्लाई से बाहर आ गया। ध्यान देना सप्लाई से जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर बाहर आएगा, रिएक्टिव पावर अभी भी सप्लाई से अंदर जाता जा रहा होगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है, जैसे मान लो तुम एक कंडीशन कि सप्लाई से हमने कनेक्ट ही नहीं रखा है, ठीक है। तो स्टेटर का कॉइल है, फ्लक्स कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि स्टेटर में कनेक्शन ही नहीं है तो फ्लक्स कहाँ से, बस सिंपल कॉइल बना बैठा है, ठीक है। रोटर को तुमने रोटेट कराया, रोटर क्या किया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप किया। कैसे, एक सेकेंड, रोटर देखो रोटर में क्या है, रोटर में भी वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। जब तुमने प्राइम मूवर से रोटेट कराया तो रोटर का वाइंडिंग मूव किया, लेकिन कोई फ्लक्स सेटअप नहीं किया, क्यों, क्योंकि फ्लक्स कहाँ से सेटअप करेगा, कुछ अपने से थोड़ी ना आ जाए, मतलब इसमें करंट इंड्यूस कहाँ से होगा रोटर का कॉइल में, तुम तो सिंपल बस उसको घुमा रहे हो। तो मैकेनिकल रोटेशन से तो मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में ना प्रोड्यूस होता है। अब मान लो क्या करो कि यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट ला दो, तो परमानेंट मैग्नेट में जब ये रोटेट करेगा तब जाके इसमें कहीं करंट इंडक्शन होगा, समझे। तो वही काम तुम्हारा स्टेटर का फ्लक्स करता है, समझे। स्टेटर का फ्लक्स चूँकि रोटेटिंग नेचर का है और ये कॉइल्स जब रोटेट करता है प्राइम मूवर की मदद से तो फ्लक्स कटिंग हो जाता है, फ्लक्स कटिंग के कारण करंट इंडक्शन हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब स्टेटर का फ्लक्स ज़रूरी है इस जनरेटर के लिए, इसीलिए रिएक्टिव पावर ड्रॉ करता है, ठीक है। ई सिंक्रोनस जनरेटर, इसको ई सिंक्रोनस जनरेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये जो प्राइम मूवर है ना, इसको तुम कोई भी स्पीड पे लेते जाओ, समझे, हर स्पीड पे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, समझे। इसीलिए इसको ई सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। मतलब एन आर ग्रेटर दैन एन एस, बस ये कंडीशन होना चाहिए था, उसके बाद ये तुम्हारा हर आरपीएम पे एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर देगा, ठीक ना। इसीलिए इसको ई सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं, बिकॉज इट इज़ एन 3 फेज इंडक्शन जनरेटर विच जनरेट्स एक्टिव इलेक्ट्रिकल पावर एट एनी स्पीड बियॉन्ड सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। ये देखो इसका डायग्राम हो गया, ये प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर से हमने एक रोटेशन दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इसका अपोजिट लगता है जो कि हमने यहाँ से देखा, तो वही हमने लिख दिया है, ठीक है। रोटर को ये स्टेटर। अच्छा अब इस बात आया कि इसमें हम लोग रिएक्टिव पावर कैसे सप्लाई करते हैं, तो देखो ये जो है ये सप्लाई से ये पावर लाइन है और यहाँ पे कैपेसिटर बैंक लगा रखा है हमने, समझे। तो ये कैपेसिटर बैंक किससे कनेक्टेड है, देखो पावर लाइन से, तो ये पावर लाइन से चार्ज होगा और फिर इसी में पावर इन कर देगा, ठीक ना। तो स्टेटर को पावर मिल जाएगा और जो रिएक्टिव टोटल एक्टिव पावर बना वो वापस लाइन में चला जाएगा, ठीक है।
यूज़ ऑफ एसिंक्रोनस जनरेटर, तो देखो इसका यूज़ प्रैक्टिकली इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री में इसका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री में जितना भी डिवाइसेस होता है सबको एक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों पावर चाहिए होता है, ठीक है। हाउस होल्ड में भी एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर हमें चाहिए होता है, इसीलिए इसका प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं है। इसका कहाँ यूज़ आता है, तो विंडमिल में हम लोग यूज़ करते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में, समझे। ब्रेकिंग करने का मतलब जब हमें रोटर को रोकने की आवश्यकता होती है तब इसका यूज़ आता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ब्रेकिंग इन इंडक्शन मशीन, ठीक है। ब्रेकिंग कब किया जाता है, जब मशीन को रोकना होता है या फिर लोड को रोकना होता है तब, ठीक है। स्टडी फ्रॉम कॉपी करने का मतलब इधर। अच्छा, ये वाला जो लेक्चर है इसका नोट्स मैंने इस कॉपी में भी अच्छे से लिखा है। हाँ, तो ब्रेकिंग में सबसे पहला जो आता है, हाँ ये वाला ब्रेकिंग में है, जो सबसे पहला आता है रीजनरेटिव, प्लगिंग और फिर डायनेमिक, ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग ये होता है, ये सारा थ्योरी एकदम सही लिखा हुआ है, इसको एज इट इज़ पढ़ लेना, ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि पोल चेंजिंग मेथड से क्या करते हैं, पोल चेंजिंग मेथड से रन टाइम पे ही हम लोग स्टेटर के पोल्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है कि एनआर तो वही रहता है लेकिन एनएस घट जाता है। तो होता क्या है कि मोटर चलते के दौरान ही जनरेटिंग मोड में आ जाता है, दैट इज़ एनआर ग्रेटर देन एनएस, ठीक है। ऐसा हुआ कैसे, तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमने चलते दौरान स्टेटर के पोल्स को बढ़ा दिया, ठीक है। स्टेटर के पोल्स को बढ़ाना बहुत आसान है, सिर्फ एक जो वाइंडिंग है, जैसे सपोज करो ये एक वाइंडिंग है, इसको हमने रिवर्स का करके कनेक्शन कर दिया, समझे। तो ये क्या है, स्टेटर में ऐसा प्रोविज़न बना रहता है कि ऐसा कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से पोल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो अब चूँकि जनरेटिंग मोड में चला गया तो होगा क्या कि तुम्हारे जो लोड था, लोड का जो काइनेटिक एनर्जी था, वो काइनेटिक एनर्जी रोटर के पास आया और रोटर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टेटर्स के द्वारा वो तुम्हारा सप्लाई में चला गया, ठीक ना। ये तुम्हारा रीजनरेटिव ब्रेक का सीन होता है, देखो वही चीज़ है। यहाँ देखो एनएस जो है 3000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है और तुम्हारा रोटर 2800 पे रोटेट कर रहा है, मान लो, ठीक है। अब हमने चलते टाइम पे ही क्या कर दिया, चलते टाइम पे हमने क्या कर दिया, स्टेटर के पोल्स को बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ नॉर्थ साउथ 4 पोल्स हो जाएगा ना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। चलते टाइम हमने स्टेटर के पोल्स को बढ़ा दिया, ठीक है, जिसके कारण अब देखो ये 1500 आरपीएम हो गया, जबकि एनआर कितना है 2800 आरपीएम ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्टिव पावर सोर्स को डिलीवर करने लगा, रिएक्टिव पावर अभी भी ले रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो गया, ठीक है। अब आता है प्लगिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्लगिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये जो आर बाई बी दैट इज़ 3 फेज़ का जो सप्लाई है उसमें से किसी 2 सप्लाई को इंटरचेंज कर दूँ, देखो हमने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। कब करेंगे, जब हमें ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज़ इलेक्ट्रिकल मोटर चल रहा है, अब हमें उसे ब्रेक लगाना है, तो कोई भी 2 सप्लाई को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज कर देने से क्या होगा कि जो स्टेटर फ्लक्स का जो रोटेशन था ना, ठीक है, वो रोटेशन रिवर्स कर जाएगा, ठीक ना, रिवर्स कर जाएगा। तो अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझो, एनआर जो होता है वो हमेशा एनएस को टच करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एनआर तो किस डायरेक्शन में था, एनआर तुम्हारा इस डायरेक्शन में था, अब सडनली एनएस रिवर्स कर गया तो ये एकाएक कोशिश करेगा एनएस को टच करने का, समझे। तो ये एकाएक रुक जाएगा, मतलब एक झटका में रोटर तुम्हारा रुक जाएगा, ठीक है। अब इस प्लगिंग के दौरान जो है पावर फ्लो कैसे होता है, तो तुम्हारा जो लोड का जो काइनेटिक एनर्जी था वो तुम्हारा गया रोटर के कॉइल्स में, ठीक है। और रोटर के कॉइल्स में मैसिव कॉपर लॉस हुआ, ठीक ना। और ये कॉपर लॉस हुआ तो ये इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होगा, समझे ना।
तो ये क्या करता है, रोटर के कॉइल्स को डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, ये ब्रेकिंग मोड में ये स्लिप होता है, ये बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ समझ गए प्लगिंग में क्या होता है, एक्सेसिव कॉपर लॉस। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है डायनेमिक ब्रेकिंग। ठीक है, डायनेमिक ब्रेकिंग में क्या है, डायनेमिक ब्रेकिंग यहाँ पे लिखा है। अच्छा, ये वर्किंग, प्लगिंग का सारा वर्किंग भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कैसे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ये सब। हाँ, अब यहाँ देखो, सप्लाई को स्विच ऑफ करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है प्लगिंग के बाद। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो रोटर है वो तो एनएस को देखता है, एनएस जो अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगा तो रोटर क्या करेगा, सडनली स्टॉप करेगा और एनएस के डायरेक्शन में ही घूमने लग जाएगा। ठीक ना, तो प्लगिंग करने के बाद अगर सप्लाई ऑफ नहीं किया गया तो रोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगेगा। समझे? प्लगिंग जो होता है ये मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में इमरजेंसी स्टॉप के दौरान किया जाता है, जो कि लाल बटन होता है ना, इमरजेंसी स्टॉप, वो वाला। ठीक है, ये देखो प्लगिंग वाला ग्राफ है। अगर हम लोग यहाँ पे स्विच ऑफ नहीं करेंगे तो टॉर्क लगेगा रिवर्स डायरेक्शन में, देख रहे हो, इंक्रीजिंग टॉर्क, तुरंत बढ़ जाएगा ये, तुरंत ये टॉर्क इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में चालू होगा और तुरंत हाई स्पीड भी पकड़ लेगा। ठीक ना, इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है स्विच ऑफ करना। साथ ही साथ एनर्जी अगर देखोगे तो ये स्टार्टिंग टॉर्क था। ठीक है, और ये तुम्हारा इतना बड़ा होता है ब्रेकिंग टॉर्क। ब्रेकिंग टॉर्क में होता क्या है, देखो, रोटर जो कॉपर लॉस होता है उसमें पीजी भी शामिल होता है और पीडी भी शामिल होता है, दो ठो पावर मिलके रोटर कॉपर लॉस बनाता है। ठीक है, इसीलिए बहुत ही एक्सेसिव हीट जनरेट होता है। फिर आता है तुम्हारा डायनेमिक ब्रेकिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि रोटर में स्टेटर में एसी सप्लाई दे रहा है, जिसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो डायनेमिक ब्रेकिंग में हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि जो स्टेटर का रोटेटिंग फ्लक्स है उसी को रोक दिया जाए। ठीक है, तो रोकने का दो तरीका है, पहला कि सप्लाई बंद कर दो, लेकिन सप्लाई बंद नहीं कर सकते हम लोग। सप्लाई बंद करेंगे तो क्या होगा, अच्छा वो बाद में बात करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था कि रोटर के फ्लक्स को रोक दो, दैट इज़ डीसी सप्लाई। अगर तुम डीसी सप्लाई दे दोगे तो डीसी करंट जो होता है वो स्टैटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, मतलब उसका जो फ्लक्स है हिलता डुलता नहीं है। देखो, ये जो रोटेटिंग फ्लक्स था स्टेटर का, उसको हमने डीसी सप्लाई दिया तो स्टैटिक फ्लक्स बन गया। ये नॉर्थ यही है, ये अब रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि रोटर जो होता है एनआर, ये हमेशा एनएस को टच करने का कोशिश करता है। एनएस रुक गया तो रोटर भी रुक जाएगा धीरे धीरे। ठीक ना, डायनेमिक ब्रेकिंग में तुरंत ब्रेक नहीं लगता है, धीरे धीरे ब्रेक लगता है। ठीक है, डायनेमिक ब्रेकिंग में कोई डायरेक्शन वगैरह रिवर्स नहीं होता है। समझे? जो प्रीवियस डायरेक्शन होता है वही सेम चलता है, मतलब रोटर तुम्हारे एक स्पीड में रोटेट कर रहा है। ठीक ना, तुमने फ्लक्स को स्टैटिक कर दिया तो रोटर भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करते करते धीरे धीरे रुक जाएगा। यहाँ टॉर्क में भी कोई बदलाव नहीं होता है, रोटर में भी कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पावर फ्लो कैसे होता है, तो पावर फ्लो ऐसे होता है कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो रोटर में एडी करंट क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब रोटर के कॉइल में एडी करंट क्रिएट करता है। एडी करंट होता क्या है, तो एडी करंट कुछ नहीं होता, जो एडी करंट बेसिकली एक लेंज लॉ करंट है जो कि कॉज को अपोज करेगा। कॉज क्या है, रोटर का मूवमेंट। तो एडी करंट जो रोटर के कॉइल्स में प्रोड्यूस होगा वो रोटर के मूवमेंट को अपोज करेगा और इसी अपोजिंग के कारण रोटर धीरे धीरे रुक जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका दूसरा था कि हमने मान लो स्टेटर के सप्लाई को ही ऑफ कर देंगे, तब क्या होगा, तब उस सिचुएशन में होगा क्या कि रोटर जो रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो यहाँ पे करंट इंड्यूस कर देगा स्टेटर के कॉइल में। ठीक है, और वो करंट जो है स्टेटर के कॉइल को जला भी सकता है। डायनेमिक ब्रेकिंग के समय रोटर जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट नहीं हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ब्रेक लगने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एडी करंट था वो रोटर के मूवमेंट को अपोज कर रहा था। ठीक ना,
तो अपोज करते करते रोटर रुक जाएगा, एडी करंट भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।